Hello and welcome to Glades Computer Classes GCC। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन प्रोग्राम। देखिए अब तक हमने सीख लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए। देखिए कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी ज्ञात करते हैं। देखिए अब तक हम इतना तो सीख ही चुके हैं कि किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतना ही वो प्रोग्राम अच्छा माना जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैं 3-4 आपके सामने उदाहरण दूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो हम बात करेंगे। ओके, और कैसे हमारा प्रोग्राम बेटर होता है कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो शुरू करें। देखिए सबसे पहले हम एक कोई सिंपल सा प्रोग्राम हम लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम है हमारे पास, मेन फंक्शन आ गया, इंट मेन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अंदर में हमने ले लिया, मान लीजिए इंट ए बी सी। ओके, और सी इक्वल टू मान लीजिए है ए प्लस बी, और फिर हमने कर दिया प्रिंट ऑफ सी। ओके, प्रिंट ऑफ सी कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझा जरूर दूंगा। ओके, अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं पता है क्या? हमको देखना होता है कि ये स्टेप कितनी बार यूज हुई है। ओके, ये स्टेप कितनी बार यूज हुई है। मान लेते हैं इस स्टेप को प्रोसेस होने में मान लीजिए 1 सेकेंड इसको लग रहा है, ठीक है। 1 मिली सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड लग रहा है। अब देखिए ये वाली स्टेप भी आगे होगी ना प्रोसेस, तो इसका भी मान लेते हैं 1 सेकेंड लग रहा है। और ये भी प्रोसेस होगा ना, तो इसका भी मान लेते हैं 1 सेकेंड होगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है 3। तो इस पूरे प्रोग्राम को कितना समय लगा है? 3 मिली सेकेंड लगा मान लीजिए, ठीक है। तो यही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और इसी को हम लिखते हैं एफ एन इक्वल टू 3। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये हमने कल बात की थी। क्या होती है एक कांस्टेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो इसकी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो सबसे जो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कौन सी होती है? ऑर्डर ऑफ 1 होती है। और उसके बाद में क्या होता है? log n होता है, और उसके बाद में होता है रूट n, और उसके बाद में n, और फिर n स्क्वायर, ऐसे ही n की पावर n तक। ओके, और लास्ट में होता है ये 2 की पावर n या n की पावर n, ठीक है। तो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर। ओके, यानी कि सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है? ऑर्डर ऑफ 1 की, फिर log n की। ओके, इसको आप 1 लिख सकते हो। ओके, तो देखिए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतना ही बेटर वो प्रोग्राम माना जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एकदम अच्छा है, बेटर प्रोग्राम है। ओके, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 1 है। ओके, अब देखिए अब ये तो हमारा शुरू हुआ है चैप्टर। ओके, अब हम इसको और ढंग से थोड़ा सा पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम करते हैं। किस प्रोग्राम की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ना कि किस प्रोग्राम की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वही हमको ज्ञात करना होता है और वही हमको सीखना होता है। तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि साथ साथ नोट करिए जाए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि ये जो स्टेप है वो कितनी बार यूज हो रही है। जितनी बार स्टेप यूज हो रही है उतना यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में हम जोड़ देते हैं। वही हमारी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? स्पेस यानी कि जैसे मान लीजिए ये वेरिएबल है हमारे सामने। ओके, तो ये देखिए ए है, वो कितना बिट स्पेस लेता है? 2 बाइट या बिट लेता है स्पेस, ठीक है। तो देखिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी होगी? 2 ए का हो जाएगा, 2 बी का और 2 सी का, ठीक है। तो इसकी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है 8, और ये आती है ऑर्डर ऑफ 1 ही। ओके, तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेन तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, ठीक है। तो चलिए एक और उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, इंट मेन।
ये हम सी प्रोग्राम जब करेंगे तब हम सीख लेंगे कि सी प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं या सी प्लस प्लस कैसे लिखते हैं। ओके, अभी तो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो मान लीजिए कि आपको अब आप जैसे ही प्रोग्रामिंग सीखोगे, तब आपको अगर कॉन्सेप्ट आ रहा तो आप कुछ मतलब अच्छा कर सकते हो। ओके, तो देखिए एक प्रोग्राम और लिखते हैं, आप चाहो तो साथ साथ में नोट करिए। इंट ABCDEF, ओके, और C इक्वल टू हो गया A+B, और D इक्वल टू मान लीजिए A×B है, और E मान लेते हैं A×F। ओके, और इनके सामने, और देखिए हमको प्रिंट अब करना है, मान लीजिए प्रिंट अप करना है हमको, प्रिंट करना है हमको, एक तो सी प्रिंट करना है, और एक मान लीजिए डी हमको प्रिंट करना है, और एक मान लीजिए हमको ई प्रिंट करना है। ओके, सिंपल मैं आपके सामने एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए हमको कैसे पहचाना, मान लीजिए ये स्टेप एग्जीक्यूट करने में हमको 1 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, इसके आगे एक लिख दिया ना। अब मान लीजिए ये भी एग्जीक्यूट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो ये भी एक हो गया, इसको भी एक लग रहा है, इसको भी 1 लग रहा है, और इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। और देखिए ये जो प्रिंट ऑफ ई है वो एक बार ही तो चल रहा है ना ये प्रोग्राम में, तो इसको क्या लगेंगे, 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इन इन सबको जोड़ देते हैं और फिर से वही हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ओके, अब देखिए अब समझते हैं हम एक इफ वाला स्टेटमेंट के लिए हम समझते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल और समझते हैं, ऐसे हम 4-5 एग्जांपल करेंगे, और किस एग्जांपल में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहने वाली है वो हमको देखना है। ओके, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इंट मेन, और मान लीजिए इंट ए हो गया, और स्कैन ऑफ ए हो गया। ओके, और इफ ए इक्वल टू 2, देन हमको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ ए इज सम नंबर। ओके, यानी कि ए है वो क्या है, सम नंबर है। ओके, अगर ये ए इक्वल टू 2 आता है तब तो ए सम नंबर है, अदरवाइज क्या होगा, एल्स। एल्स प्रिंट ऑफ ए है वो है होगा ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो कितना आएगा, देखिए देखिए ये स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार होगी ना, और ये स्टेप भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार, और देखिए ये स्टेप भी एक बार ही एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम स्कैन ऑफ ए हम मान लीजिए इनपुट करा रहे हैं 2। ओके, अगर हम इनपुट 2 करवा रहे हैं तब तो ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा ना, अदरवाइज क्या आएगा, मान लीजिए इनपुट हम करा रहे हैं 3, तो ये स्टेप तो नहीं चलेगा ना इस टाइम, इस केस में क्या होगा, ये स्टेप नहीं चलेगा, नहीं ये स्टेप तो चलेगा लेकिन ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, तो देखिए या तो ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा ना। लेकिन जो भी प्रिंट हो, मान लीजिए ये प्रिंट होता है तब भी हमारा क्या आता है, टोटल 4 आता है ना, और ये भी अगर ये नहीं प्रिंट होके नीचे वाला भी प्रिंट होता है तब भी हमारा सम कितना आता है, 4 आता है ना। तो हमारा फंक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, fn=4 बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, ठीक है। अब चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं लूप वाला, ठीक है, और देखते हैं कि लूप में कितना है वो कॉम्प्लेक्सिटी आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, चलिए देखते हैं लूप का, देखते हैं। और एक लूप में एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखिए एक लूप लेते हैं, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिखूंगा, दोनों ही लूप के होंगे और सेम ही इनका आउटपुट आने वाला है। फिर भी देखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगा, तो बेटर जो प्रोग्राम होता है वो कौन सा होता है वो हमको समझना है। ओके, यानी कि जो कम टाइम लगेगा वही हमारा बेटर ऑप्शन होगा ना।
चलिए करते हैं। तो ये है इंट आई कोमा जे, और स्कैनअप मान लीजिए आई को हम स्कैनअप करवा रहे हैं, वो सारा अभी हम नहीं लिख रहे प्रिंट टीर वगैरह वगैरह, ठीक है। स्कैनअप का मतलब होता है इनपुट लेना, ओके, और प्रिंट अप का मतलब होता है आउटपुट, ओके। आप सिंपल इतना सा एक बार समझिए। अब हम लेते हैं फॉर लूप, लेते हैं आई इक्वल टू जीरो, और आई इज लेस देन और इक्वल टू एन लेते हैं, और आई प्लस प्लस करते हैं, ओके। और इसमें लूप चलाते हैं हम प्रिंट अप, मान लीजिए प्रिंट अप हमको करना है, और परसेंट डी, और मान लीजिए आई को चलाना है हमको, ठीक है, और लूप क्लोज, ओके। तो ये जे फालतू में ही ले लिया ना, चलो ये इसमें काम नहीं आ रहा, अगले में काम आएगा, ओके। तो देखिए इसके ना, तो ये स्टेप कितनी बार यूज हुआ, एक बार यूज हुआ। मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, एक मिनट, एक सेकेंड का समय लग रहा है, और इसको भी एक सेकेंड का, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस केस में, देखिए ये बताइए एक बार कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये जो फोर वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आई इक्वल टू मान लीजिए जीरो आ रहा है, ठीक है, और शुरू में आई इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आई इक्वल टू जीरो आएगा, या आई को हम कुछ भी यहां से ले रहे हैं, मान लीजिए जीरो ले रहे हैं एक बार, ओके, तो यहां से क्या होगा, जीरो होगा ना। अब देखिए जीरो एन से छोटा है तो ये आगे चलेगा ना, और आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, आई है वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। और यहाँ पे वन नहीं होगा, अगली स्टेप में वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, और उसके बाद में क्या प्रिंट होगा, उसके बाद में ये लूप वापिस जाएगा। देखिए ये कैसे चलता है, ये हम सी लैंग्वेज में अच्छे से समझेंगे, ओके। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कैसे चलता है। देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जाता है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर जाता है, ओके, और फिर ये नीचे जाता है लूप, और फिर यहाँ से वापस रिटर्न करता है कहाँ पे, यहाँ पे। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक ये कंडीशन डिसेटिस्फाइड ना हो जाए, ओके। तो देखिए ये क्या प्रिंट होगा, इसमें वन होगा, टू होगा। अब देखिए आई इक्वल टू वन हो गया ना, अब वापिस यहाँ पे इस स्टेप पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। तो आई इक्वल टू वन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये कितनी बार चल चुका अब तक, देखिए एक बार तो आई इक्वल टू जीरो पे चला ना, और ये स्कैनफ आई यहाँ पे गलत है, ओके, ये नहीं लिखना है हमको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आई इक्वल टू हमने जीरो दे रखा है, ओके। तो जीरो से ये जो लूप है वो शुरू हो रहा है, ओके। और इसमें ध्यान से देखिए, इसको आई इक्वल टू जीरो है तो सबसे पहले एक बार चल गया ना, जब आई इक्वल टू जीरो था, ठीक है। देखिए सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो था, जब तब चल गया। और अब देखिए आई इक्वल टू वन होगा तब यहाँ पे आ जाएगा ना लूप, और यहाँ से आगे आगे जाएगा आई प्लस प्लस पे। तो ये क्या, यहाँ तक तो वन ही रहेगा, और फिर यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा ना। तो ये टू हो गया ना, तो आई इक्वल टू फिर क्या, वापिस टू पे यहाँ पे जाएगा तो चलेगा पूरा, ठीक है। अब देखिए ये एन तक चलेगा, ठीक है, आई इक्वल टू एन, ओके। अब देखिए आई इक्वल टू एन तक चलेगा ना। अब क्या होगा, एन प्लस वन हो जाएगा ना यहाँ आते आते, है ना। तो ये देखिए एन तक प्रिंट हो गया, ठीक है, और एन प्लस वन भी इसमें प्रिंट होगा, ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एन प्लस वन प्रिंट हो गया, अब आई इक्वल टू क्या आएगा, एन प्लस वन। तो ये वापिस यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेप कितनी बार चली, ये स्टेप चली एन प्लस टू टाइम्स। क्यों, क्योंकि देखिए आई इक्वल टू जीरो पर भी चल रही है, और आई इक्वल टू एन प्लस वन पर भी एक बार चल रही है, ठीक है। तो ये स्टेप चलती है एन प्लस टू टाइम्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको एन प्लस टू सेकेंड्स लग रहे हैं, ओके। और ये स्टेप कितनी बार चलेगी, ये बीच वाली आई वाली, तो आई वाली चलेगी ना एन प्लस वन टाइम्स, ठीक है। तो ये चलती है बीच वाली एन प्लस वन टाइम्स। जैसे मान लीजिए एक बार आई इक्वल टू जीरो पे चला, तो आई इक्वल टू जीरो पे ये भी चलता है और ये भी चलता है, लेकिन यहाँ पे आई प्रिंट कितना हो रहा है, वन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा, आई इक्वल टू वन पे ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, और यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये एन प्लस वन टाइम्स चलता है और ऊपर वाला एन प्लस टू टाइम्स चलता है, ठीक है। अब इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक तो ये वन है यहाँ पे, और एन प्लस टू और एन प्लस वन कितना हो गया, टू एन प्लस थ्री, और एक वन वो रहा ना। तो हमारा जो फंक्शन बनता है वो क्या बन जाता है, एफ एन, टू एन प्लस फोर। तो यहां से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, ठीक है। ये बात आप समझे होंगे सभी।
तो 4 के केस में ये याद रखना, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितना होती है, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, अब देखिए अगर डबल 4 का चलता है तब कितनी होगी वो भी हम समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस बार मान लीजिए मैं सीधा ही लिख रहा हूं, मैं ले रहा हूं इंट आई कॉमा जे, और 4 लगा रहा हूं मैं, और 4 में लिख रहा हूं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर फिर से मैं फॉर लूप लगा रहा हूं, और इस बार कर रहा हूं j इक्वल टू 0, j इज लेस देन और इक्वल टू n, और j प्लस प्लस है। ओके, और इसके अंदर मैं कर रहा हूं मान लीजिए प्रिंट परसेंट डी, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं मान लीजिए, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं i इंटू जे मैं प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये अब कितनी बार चलेगा, देखिए ये स्टेप तो एक बार चलेगी ना, तो ये एक बार चलेगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली स्टेप कितनी बार चलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो ये तो एन बार एन प्लस वन टाइम्स, नहीं नहीं सॉरी, एन प्लस टू टाइम्स ये चलेगी, अभी भी हमने देखा था। ठीक है, ये एन प्लस टू टाइम्स चलेगी ना। ओके, अब देखिए आई इक्वल टू 0 पे, और आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो i इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो ये 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ से हो गया i प्लस प्लस, तो यहाँ तक तो i 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे i कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, एक बार आप इतना समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू 0 था, और एक स्टेप चल गया, और i इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए जैसे ही लूप अंदर जाएगा तो ये वाला फोर लूप चलेगा ना, तो ये वाला फोर लूप क्या होगा, j इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, तो जे इक्वल टू 0 यहाँ पे सही सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही अगली स्टेप पे जाएगा, देखिए आई तो 1 है। ठीक है, लेकिन जे भी क्या हो जाएगा, जे भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 1 इंटू 1 प्रिंट होगा ना, एक बार 1 इंटू 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, जब तक ये लूप फॉल्स ना हो जाए तब तक ये यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर गया, और यहाँ पर गया, और फिर से यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तो ये एक बार क्या होगा, ये सबसे पहले बार जब i इक्वल टू 1 है या i इक्वल टू 0 है, तब ये कितनी बार चल जाएगा, n प्लस टू टाइम्स चल जाएगा ना, एक बार के लिए चल गया ना n प्लस टू टाइम्स। ओके, और इससे को थोड़ा सा इजी करने के लिए मान लीजिए ये n टाइम्स चल रहा है, और ये कैसे चलेगा, मान लीजिए ये i इक्वल टू 2 है शुरू में। ठीक है, i इक्वल टू 2 है, तो ये भी n टाइम्स चलेगा, और ये भी n टाइम्स एक बार चल चुका। ठीक है, अब ये n टाइम्स कब चला, जब i इक्वल टू 2 था। अब फिर से क्या होगा, ये पूरा सेटिस्फाई हुआ ना, n टाइम्स चला, अब क्या होगा, अब i इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, i इक्वल टू 2 होगा, और j इक्वल टू वापिस फिर से पूरा चलेगा। ठीक है, j इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना, तो पूरा फिर से चलेगा, तब ये कितनी बार और चल जाएगा, n बार और चल जाएगा ना, तो n प्लस n हो गया। अब ये कितने तक चलेगा, जब तक ये चलेगा ना उतनी बार ये चलेगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, n गुणा n टाइम्स ये चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, और वो तो n टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, और ये भी कितनी टाइम्स चलेगा, ये भी n गुणा n टाइम्स ये भी चलेगा। ठीक है, जितनी टाइम्स ये चल रहा है उतनी टाइम्स ही ये चल रहा है, एक टाइम्स ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा ही चलेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ठीक है, तो इस टोटल को जोड़िए कितना होता है, तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो इस बार देखिए फंक्शन क्या आया हमारे सामने, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। देखिए कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसको टाइम लेता है, वो सीपीयू है वो टाइम लेता है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और जितना कम टाइम लेता है उतना ही हमारा प्रोग्राम अच्छा माना जाता है। ओके, कई बार देखिए आईआईटी वाले स्टूडेंट्स देखते होंगे कि प्रोफेसर लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट को ज्यादा नंबर देते हैं, कुछ स्टूडेंट को कम नंबर देते हैं। वो क्यों देते हैं पता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि देखिए कुछ का जो कुछ स्टूडेंट्स है जो टॉपर्स होते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख के प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट
उनको कोई मतलब नहीं रहता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, वो बस आंसर निकालने में तैयार रहते, जैसे कैसे करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट कब होता है प्रोग्राम, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम से कम हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर आ गई। अब हम समझते हैं कि किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन कौन सा सही माना जाएगा वो प्रोग्राम हम देखते हैं, ओके। तो एक प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए इंट ए इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ व्हाइल, और या मान लीजिए फिर से फॉर लूप ही मैं ले रहा हूँ, ठीक। मान लेते फॉर लूप ही ले रही है, ठीक है। देखिए फॉर लूप ले रहे हैं आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे इंट आई भी हम ले लेते हैं साथ में, आई इक्वल टू 0, और वही है आई इज लेस देन एन, ओके। और आगे आ गया आई प्लस प्लस, और यहाँ पे देखिए अब हमको प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट ऑफ परसेंट डी, और ए हमको प्रिंट करवाना है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो कितना आएगा, और एक दूसरा प्रोग्राम हम ये लेते हैं कि इंट, यहाँ पे आ गया आई, ओके। और अगला हम फॉर लूप लगा देते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई हो गया प्लस प्लस। और इसमें भी हमको क्या करना है, इंट, अब यहाँ पे हमको इंट ए यहाँ पे लेना है, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ से हम करा देते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ हम करवा रहे हैं ए को, ठीक है। देखिए दोनों प्रोग्राम सेम ही है, और 5 जितनी बार यहाँ पे प्रिंट होगा 5, ठीक है। 5 5 5 जितनी बार यहाँ पे प्रिंट होगा ना, तो कितनी बार होगा, n बार होगा ना, और उतनी ही बार 5 यहाँ पर भी प्रिंट होगा, सेम टू सेम होगा ना। लेकिन देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों में अंतर होगा, कैसे। अब देखिए ये स्टेप यहाँ पे कितनी बार यूज हो रहा है, एक बार यूज हो रहा है, ये भी इंट आई भी एक बार यूज हो रहा है ना, और ये कितनी बार यूज हो रहा है, n टाइम्स, और ये भी n टाइम्स मान लीजिए एक बार, ठीक है। ये n-1 टाइम्स होगा, और ये n टाइम्स, ओके। अब देखिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, fn इक्वल टू 2n+1 आ रही है ना, या 2n+2 जो भी आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ये एक बार यूज हुआ तो एक हो गया ना, और ये कितनी बार यूज हुआ, n बार। और देखिए अब इस बार क्या होगा, ये a इक्वल टू 5 भी n बार यूज होगा, ठीक है। और ये भी n बार यूज होगा ना, तो इस बार क्या आई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3n+1। अब देखिए किस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो ये वाला प्रोग्राम क्या है, वर्स्ट है, ठीक है। क्यों वर्स्ट है, क्योंकि देखिए ये जो इंट ए इक्वल टू 5 है, इसको यहाँ पे बाहर रखने पे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये जो इंट ए इक्वल टू 5 है, ये कितनी बार चल रहा है, देखिए एन बार एक्स्ट्रा टाइम, ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है प्रोग्राम का, ठीक है। यानी कि ये एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है, लेकिन फिर भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है इसकी बजाय, ठीक है। तो देखिए ये प्रोग्राम अच्छे से रन होगा, और ये प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, ठीक है। और ये आप करके चेक कर सकते हो अपने कंप्यूटर में करना, ये प्रोग्राम लिखना और इसको एग्जीक्यूट कराना, देखना ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट ये मेरे को समझाना था, ओके। और देखिए कोई सा भी प्रोग्राम आए, आप बस देखना कि ये कितनी बार चल रहा है, ओके, और उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, तो प्रोग्रामिंग भी हम जल्द ही एक सेशन शुरू करने वाले हैं, उस सेशन के थ्रू हम प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, ओके। और एक हमारे सर है अनुराग सर, वो भी जल्दी ही आने वाले हैं जावा के साथ, ओके। तो वो जावा पढ़ाएंगे, ओके। तो ये आज की क्लास थी, और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सीखने को मिला है, और देखिए कुछ नया हमने सीखा है आज की क्लास में, ओके। तो ऐसा और भी उदाहरण आप कर सकते हैं, ओके। और ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका आज थर्ड लेक्चर हो चुका है, और कल की क्लास में हम समझने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ओके। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक बार हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। देखिए कल की क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है, परिभाषा है, वो सारा कुछ हम एक बार पढ़ेंगे, ओके। और फिर हम कल की क्लास को रेगुलर करेंगे, और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर जो ऑपरेशन है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है, और डिसएडवांटेज वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम अरे चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, और इसी के साथ मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू।